औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन व लअनतुद दाइमु अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। मसाइल फ़िक़्ह में गुफ्तगू। आज अगरचे काफ़ी तफसील से ये मौजू आ चुका है पहले भी, लेकिन आपको मालूम है मुख्तलिफ़ मौज़ूआत ये आजकल दे रहे हैं और उसी हवाले से जो मौज़ूआत देते हैं उस पर बातचीत हो जाती है। तो जो मौज़ूआत दी हैं उसमें एक मौजू दिया है जिसको आज आपके सामने शुरू कर रहा हूँ, वो है इद्दे तलाक़ और इद्दे वफ़ात के फ़िक़ही अहकाम। बहरहाल हद से ज़्यादा पेश आने वाला मसला है इस वक्त माशरे का, और इतनी मर्तबा बयान होने के बावजूद माशरे के अंदर कुछ मिसकॉन्सेप्ट्स हैं, मुश्किलात हैं। अस्सलामुअलैकुम। इसलिए कोई हरज नहीं है इनको तकरार करने में, जिस तरह और बहुत से मसाइल कई दफ़ा तकरार हो चुके हैं, तो इसको भी अगर तकरार करते हैं तो कोई हरज नहीं है। अर्ज़ खिदमत यह है कि अगरचे मशहूर जुमला है कि मुबाहात में से अबग़ज़ मुबाहात है तलाक़, और ये जुमले भी आप सुनते हैं कि अर्श इलाही हिल जाता है और मुख्तलिफ़ बातें जो इसके हवाले से बयान की जाती हैं, और रिवायतों में वाक़अन इसी अंदाज से इसको बयान किया गया है। और अहकाम के एतबार से भी शरीयत ने कोशिश ये की है कि इसको मुश्किल करार दिया जाए, मुश्किल बनाया जाए, ताकि आसानी से वजूद में ना आने पाए। इन तमाम बातों से एहसास और अंदाज़ा यही होता है कि शरीयत ये चाहती है कि इस तलाक़ को अवॉइड करे और माशरे में ये अपने मिनिमम लेवल पर आ जाए। लेकिन इंतहाई दुख और अफसोस की बात है इस वक्त कि ये अपने मिनिमम लेवल आने की बजाय मैक्सिमम लेवल को छू रही है और बढ़ती ही चली जा रही है। आप रेशो उठा के देखें, आप 25 साल पहले, 50 साल पहले, अगर आप लोग माशाल्लाह नेट यूज़ करती हैं, नेट की दुनिया की बच्चियां हैं, तो आप ज़रा सर्च करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि 50 साल पहले क्या हाल था, 25 साल पहले क्या हाल था और आज क्या हाल है, किस तेज़ी से तलाक़ें बढ़ रही हैं। अच्छा, अगर कोई जेन्युइन रीज़न हो तो शरीयत ने यह भी नहीं चाहा कि किसी भी तरीके से ना बन पाए तो आप हतमन आगे तलाक़ रखने का मकसद ही है कि बिलाखिर कहीं तो चाहती है ना शरीयत की हो जानी चाहिए, वल्ला अगर कहीं पे भी ना चाहे तो रखने की ज़रूरत क्या थी। तो कुछ ऐसे कतन मवारिद आते हैं कि जहाँ पर तलाक़ के अलावा कोई चारा नहीं होता, तो वहाँ तलाक़ दे देनी चाहिए, कोई हरज भी नहीं है इसमें। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त जो रेशो बढ़ रहा है वो किसी ऐसे रीज़न्स की बेस पर हो कि जो एक जिसको कहें उर्फ़ी हो, उक़लाई हो, नहीं है। छोटी छोटी और ऊट पटांग और फजूल बातों की बेस पर तलाक़ें हो रही हैं। छोटे छोटे ऐसे इश्यूज़ जो काबिल हल हैं, जिनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सॉल्व किया जा सकता है, मगर उन्हीं छोटे छोटे इश्यूज़ के ऊपर तलाक़ें हो रही हैं। ये दुख की बात है। यानी ताज्जुब ये होता है कि इंसान चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो ये सोचता ही नहीं है कि जिस इशू के ऊपर हम तलाक़ दे रहे हैं या वो लड़की ले रही है, आया ये वाक़ई इतना बड़ा इशू है कि उसके ऊपर हम अपनी ज़िंदगियों को दाव पे लगा दें। फिर ख़ास तौर पे अगर बच्चे हों तो अपनी तो चले दाव पे लगी वही वाली बात है, लड़की को और लड़का मिल जाएगा, लड़के को और लड़की मिल जाएगी, लेकिन बच्चों को माँ बाप कहाँ से मिलेंगे। लिहाजा
सोचने की ज़रूरत है इस बात को और गौर करने की ज़रूरत है। लेकिन फिर मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, दोबारा रिपीट करूँगा कि मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि इसके अंदर बहुत बड़ा किरदार मीडिया का है। तलाक़ के रेशो बढ़ने का, लड़कियों का ससुराल में निबाह ना करने का और छोटी छोटी बातों को इशू बनाकर खड़ा करने का, इन तमाम चीज़ों के अंदर मीडिया हद से ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है। जो बच्चियों को ये सिखा रहा है कि कोई ज़रूरी नहीं कि तुम एक के साथ ही रहो। जिस तरह इंसान कपड़े बदलता है, इस तरह सिखाया जा रहा है कि इंसान शौहर बदल दे। ये सोच कोई अच्छी सोच नहीं है। देखें, कोई बहुत मजबूरी वाली पोजीशन हो तो कोई हरज भी नहीं है, लेकिन जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि बिला वजह और बग़ैर ऐसे रीज़न्स के कि जो कुछ जेन्युइन रीज़न हो, छोटी छोटी बातों के ऊपर जो इश्यूज़ खड़े किए जा रहे हैं और तलाक़ें हो रही हैं, ये बुरी चीज़ है। और इसके अंदर मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। और माशाल्लाह हम लोग सब अपने घरों में रखते हैं इसके यानी एक दूसरे के बगैर हमारा गुजारा है, टीवी के बगैर गुजारा नहीं है। लिहाजा फंसे हुए इन चीज़ों में तो ज़रूरी है कि इसके फ़िक़ही अहकाम भी इंसान पहचाने। बहुत बड़ी बाज़ जगह पे गलतियाँ हो रही हैं और जो नहीं होनी चाहिए। हत्ता बाज़ औक़ात बाज़ सूरतें ऐसी बन जाती हैं कि जहाँ पर हुर्मत अबदी की बात आ जाती है, लेकिन लोग नहीं हैं मुतवज्जे इन बातों की तरफ। तलाक़ की जो शराइत हैं उसके हवाले से अहमियत है इस बात की कि तलाक़ को जो उसकी शराइत हैं उसके साथ नाफिज किया जाए। हमारे बाज़ दोस्त बहुत इस मसले के ऊपर बकौल उनके हमने तमाम बड़े बड़े उलमा से और माशरे के जो सरकर्दा बुज़ुर्गान हैं उनसे उन तक ये पैगाम पहुँचाया है कि इस वक्त जो तलाक़ें हो रही हैं वो गलत तलाक़ें हो रही हैं, और उन्हीं तलाक़ों के बाद जो फिर शादियाँ हो रही हैं वो ऑटोमेटिकली गलत हो जाएंगी। खुद जब तलाक़ ही नहीं हुई सही, तो सही तलाक़ ना होना बराबर है तलाक़ के ना होने के। और तलाक़ ना होने का मतलब यह है कि अभी भी उसकी बीवी है, बीवी किसी और की है, शादी किसी और से कर रही है, तो ये ख़ुद बड़ा मुश्किल मरहला है। लिहाजा अव्वल तो होनी नहीं चाहिए, अगर हो तो इन चीज़ों का लिहाज रखने की ज़रूरत है कि जो तलाक़ के लिए ज़रूरी हैं। तलाक़ की इब्तदाई तौर पर दो किस्में बनाई जाती हैं कि तलाक़ या तलाक़ रिजई है या तलाक़ बाइन है। तलाक़ रिजई और तलाक़ बाइन दो तलाक़ें हैं जिनके अहकाम अलग अलग हैं। कुछ जगह पे मुश्तरकात हैं, लेकिन कुछ इफ्तराक़ात भी मौजूद हैं दोनों के अहकाम में। फिर तलाक़ रिजई जो है उसके हवाले से अगर हम देखें, सबसे पहले अगर हम तलाक़ रिजई से शुरू करें तो फरमाते हैं कि इसका अहम जो जिसको कहें हिस्सा है तलाक़ रिजई का, ये उस औरत के हवाले से है कि जो औरत ऐसी एज में हो कि जिसको माहवारी आती हो। अब आ रही है या नहीं आ रही है ये एक अलग मसला है, यानी ख़ारजी दुनिया में किसी ख़ास खातून की बात की जाए, मसलन हिंद के बारे में, कि ये माहवारी देख रही है या नहीं देख रही है, एक अलग बहस है। लेकिन एज ऐसी है कि आने चाहिए। ऐसी एज नहीं है कि अभी उसका ये सिलसिला मुनक़ते हुआ हो कि जो याइसा की एज है या 9 साल की बच्ची है कि जिसको अभी नहीं आना शुरू होते। दरमियानी पीरियड वाली खातून है या बच्ची है कि जो अय्याम आदत देख सकती है एक,
और दूसरा ये कि शादी के बाद इज़्दिवाजी ताल्लुकात कायम हुए हों। ये दो चीज़ें अहमियत रखती हैं तलाक़ रजी के लिए। तो ऐसी औरत को जब तलाक़ दी जाए कि जिसके यानी जो 9 साल से भी बड़ी हो और उधर से यायसा की हद तक भी ना पहुंची हो। यायसा उस औरत को कहते हैं कि शरीयत की निगाह में अब जो खून वो देखेगी वो हैज़ करार नहीं पाएगा, कि जिसकी जो एज है। आग़ाए खुई और इमाम खुमैनी अलैहिमर रहमा दोनों फरमाते हैं कि अगर गैर सैदानी है तो 50 साल और सैदानी है तो 60 साल। अलबत्ता आग़ाए सीस्तानी सैदानी और गैर सैदानी दोनों में 60 साल के कायल हैं। ये उसकी एज है। तो इस एज लिमिट से पहले और 9 साल के बाद ये दरमियानी पीरियड है। ये वो पीरियड है कि जिसमें औरत को अय्याम आदत आ सकते हैं, खून आ सकता है। और अगर इसकी शादी होती है और इज़्दिवाजी ताल्लुकात कायम होने के बाद इसको तलाक़ दी जाती है तो ये असल अहम मौजू ज़्यादा जो पेश आने वाला मौजूद है वो ये है, क्योंकि उससे पहले वाली 9 साल से कम अगर है एज और उसकी तलाक़ या यायसा होने के बाद की तलाक़, इनमें असल इद्दा ही नहीं है ना। 9 साल से छोटी बच्ची को अगर तलाक़ हो जाए, जिन सूरतों में उसका निकाह सही है, तो उसका इद्दा नहीं है। यायसा होने के बाद अगर तलाक़ हो जाए तो भी उसका इद्दा नहीं है। इद्दत की बहस आती ही इस टाइम फ्रेम में है। अलबत्ता अभी इद्दत तलाक़ की बात हो रही है। यहाँ इद्दत तलाक़ की बात हो रही है अभी कि इद्दत तलाक़ का जो टाइम फ्रेम है वो 9 साल से बड़ी बच्ची और यायसा से छोटी बच्ची, दुरुस्त। इस टाइम फ्रेम के अंदर बहस है कि आया इसको जो तलाक़ होती है तो उसके अहकाम क्या हैं। ये एक चीज़ ध्यान में रखें, दुरुस्त। इसी तरीके से इसी टाइम फ्रेम में अगर कोई खातून है लेकिन शादी के बाद इज़्दिवाजी ताल्लुकात ही कायम नहीं हुए और तलाक़ हो रही है। अब ये थोड़ा सा मुश्किल फ़र्ज़ है, लेकिन बिलाखिर एक है फ़र्ज़ कि टाइम फ्रेम यही है। 9 साल से बड़ी, गैर सैदानी तो 50 साल, सैदानी तो मसलन 60 साल, उससे छोटी, यानी ये वो एज है कि जिसमें अय्याम आ सकते हैं, अय्याम आदत। शादी हुई, शादी के फ़ौरन बाद किसी फ़ौजी से शादी हुई, वो स्टेज से उसको बुलावा आ गया, मतलब हालात ख़राब हो गए, जंगी हालात पैदा हो गए, वो वहीं से बेचारे को जाना पड़ गया। सीगा निकाह हुआ और उसकी कॉल आ गई। गलती ये हुई कि उसने मोबाइल ऑफ़ नहीं किया, अब उसको वहीं से जाना पड़ गया। तो अब सूरत हाल जिस तरह हालांकि वो तो ताल्लुकात के बाद का था, हंजला गसील मलाइका का जो मसला था, खैर उसी तरह के हालात थोड़े से पहले पेश आ गए। उसको भी पैगंबर ने बुला लिया था जिहाद के लिए। तो इसी तरह की सूरत हाल इसके साथ भी कोई पेश आ जाए तो ये इसके ऊपर भी इद्दा नहीं है। अगर तलाक़ होती है इसको तो इसके ऊपर भी इद्दा नहीं है। तो बस 3 औरतें 9 साल से छोटी, यायसा से या उससे ऊपर वाली एज और दरमियानी एज अगर ताल्लुकात कायम ना हुए हों शौहर के साथ, इन तीनों सूरतों में अगर तलाक़ होती है तो इस तलाक़ का इद्दा या इद्दत जो भी आप कहें इसके ऊपर वाजिब नहीं होता। असल है ही नहीं इद्दा इनके लिए, यानी ये अगले दिन चाहें तो दूसरी शादी कर सकती हैं। ये 3 औरतें जिनके ऊपर इद्दत है ही नहीं। अब वो जो इद्दत वाली हैं उनकी इद्दत कभी इद्दत रजई है क्योंकि तलाक़ रजी है, कभी इद्दत बाइन है क्योंकि तलाक़ बाइन है। अच्छा, इस इद्दा रजी में और इद्दा बाइन में भी फ़र्क है अहकाम के एतबार से। और सबसे बुनियादी फ़र्क जो दोनों इद्दतों में आता है, जो तलाक़ बाइन का इद्दा है और तलाक़ रजी का जो इद्दा है, जो सबसे बुनियादी फ़र्क है वो ये है कि तलाक़ रजी में शौहर के पास गुंजाइश होती है कि वो बग़ैर नया सीगा पड़े अक़्द का
यानी नए निकाह के बग़ैर ही उस टाइम पीरियड में, कि जो इद्दत का टाइम पीरियड है जो अभी आएगा, उसमें वो अपनी बीवी की तरफ रुजू कर सकता है और वो दोबारा से रिश्ता ज़ौजियत जो फ़नी ख़राबियों की बिना पर कटा था वो वापस उस्तवार हो सकता है। नया निकाह पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन तलाक़ बाइन में जो कट गया सो कट गया, रुजू की गुंजाइश नहीं होती, लेकिन बाज़ सूरतें ऐसी बनती हैं कि जिसमें वो नया निकाह पढ़कर दोबारा से उसकी तरफ उसको अपनी ज़ौजियत में ले सकता है। अलबत्ता एक स्टेज आती है कि जब असल बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है सिलसिला 9 तलाक़ों के बाद। उसके बाद तो अब आप खुद सोचें, एक औरत के साथ 9 तलाक़ों का मतलब क्या है? यानी जितना मजाक करना था आपने कर लिया, अब मजाक की भी गुंजाइश नहीं बची। तो अब शरीयत कहती है कि यह अबदी तौर पर आप पर हराम हो जाती है। लेकिन उससे पहले तक इसमें गुंजाइश होती है कि नया सीगा पढ़कर दोबारा से एक नया अक़्द पढ़ा जा सकता है और उसी औरत के साथ दोबारा शादी की जा सकती है। अलबत्ता यहाँ पर भी, हमारे यहाँ भी हलाले का मसला आता है। हलाले का मसला हमारे यहाँ भी मौजूद है, लेकिन जिस अंदाज से अहले सुन्नत के यहाँ है, हमारे यहाँ उस अंदाज से नहीं है। उनके यहाँ तो अगर मसलन फ़र्ज़ करें तलाक़ दी, इद्दत ख़त्म हो गई, अब दोबारा निकाह करना चाहे तो हलाला करना पड़ता है। हमारे यहाँ 3 चांसेस होते हैं। 3 तलाक़ें होने के बाद चौथी मरतबा अगर वो करना चाहे तो हलाले की बात आती है। अम्मा पहले 3 चांसेस ऐसे हैं कि उसमें बग़ैर हलाले के भी नया सीगा पढ़ के वो निकाह कर सकता है। ये एक फ़र्क है हमारे और उनके दरमियान, और यही एक फ़र्क है जो अभी अर्ज़ किया, रुजू की गुंजाइश है और रुजू की गुंजाइश नहीं है बग़ैर सीगे के, तलाक़ रजई और तलाक़ बाइन के दरमियान। इसके बाद वो औरत के जो उस एज में है कि जिस एज में उसे अय्याम आदत आने चाहिए, लेकिन किसी भी तिब्बी मसलन फ़र्ज़ करें मुश्किल की वजह से, मेडिकली कोई ऐसी मुश्किल है कि जिसकी वजह से उसको नहीं आ रहा खून, ये अगर शादी के बाद और इज़्दवाजी ताल्लुकात कायम होने के बाद अगर इसको तलाक़ होती है, तो सवाल यहाँ पर यह है कि आया इसको इद्दत रखनी है या इसको इद्दत नहीं रखनी। क्योंकि एक तरफ से फ़र्ज़ हमारा ये है कि ये ऐसी एज में तो है, वो जो टाइम फ्रेम हमारा था वो उसके अंदर ही है, लेकिन दूसरी तरफ से मुश्किल इसकी है कि इसको खून आता ही नहीं है। तो आया ऐसी औरत, यानी अगर खून ना आने की जहत को देखें तो ये यायसा की तरह है एक तरह से, अगरचे एज यायसा वाली नहीं है, लेकिन एक एतबार से यायसा ही की तरह है, इसलिए कि यायसा को भी अय्याम आदत नहीं है, इसके भी अय्याम आदत नहीं है। दूसरी तरफ से देखें तो टाइम फ्रेम के हिसाब से इसकी एज वो है कि जिसमें आना चाहिए और नहीं आ रहा, तो 2 इसके अंदर एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। तो अब इस पर कौन से जहद को मद्देनज़र रखते हुए हुक्म जारी होगा? आया एज फ्रेम को देखा जाएगा और कहा जाएगा कि नहीं इसको रिद्दा रखना है, या वो यास वाली जहद को मद्देनज़र रखते हुए कहा जाएगा कि नहीं इस पर रिद्दा नहीं है? तो तकरीबन जो मोरिद बहस फ़ुक़हा हैं हमारे, उन तीनों के नज़रिए के मुताबिक ऐसी औरत को इद्दत रखनी पड़ेगी। अब एक बात मैं यहाँ पर अर्ज़ करना चाहूँगा आपको, क्योंकि रिवायतों में मैंने कहा ना कि पहले भी मैंने ये बात अर्ज़ की है कि बाज़ किताबें जो मेरे हिसाब से तर्जुमा नहीं होनी चाहिए थी उनके तर्जुमे हो चुके हैं। ख़ास तौर पे हदीसों की जो मदर बुक्स हैं हमारी, जो असल किताबें हैं हमारी हदीसों की, उसूल काफ़ी है, मन ला यहज़ुरुल फ़क़ीह है, इस टाइप की, उनका तो क़तअन नहीं होना चाहिए था, लेकिन बिलाखिर हो चुका है, अब तो कुछ नहीं हो सकता। जो मैं कहता हूँ नहीं होना चाहिए तो उसकी बड़ी वजह यह है कि देखें, आपने आवाम के हाथ में एक चाकू दे दिया है कि जिस चाकू को उसे इस्तेमाल करना नहीं आता। जिस तरह बच्चे के हाथ में अगर छुरी आ जाए तो बच्चे को तो नहीं पता कि इसको खरबूजे में डालना है या किसी के पेट में डालना है, उसमें तो इतना अक्ल शूर नहीं है। तो आप क्या कोशिश करते हैं? आपकी कोशिश ये होती है कि बच्चे के हाथ में ये चाकू
आने ही ना पाए, इसलिए कि अगर आ गया तो फिर कुछ भी हो सकता है। यही हाल इन हदीसों का है, ख़ास तौर पे जो अहकाम की हदीसें हैं, ये बच्चों के हाथ में आनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो अवाम है वो इन हदीसों के लिए उसी बच्चे की मानंद है कि जिस बच्चे की मिसाल मैंने अर्ज़ की। इसलिए कि इनको नहीं मालूम कौन सी हदीस पर फतवा दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता, फतवा देने के अंदर क्या क्या चीज़ें दखालत रखती हैं, किन किन बातों को देखना होता है। अब मैं एक मिसाल इसी की दूंगा, लेकिन एक उससे पहले मिसाल दूसरी दूं आपको। किताब तर्जुमा हो गई। अच्छा, जब पूरी किताब तर्जुमा हुई तो उसमें सारे चैप्टर्स तर्जुमा हुए, उसमें खुम्स का चैप्टर भी है। अच्छा, खुम्स के चैप्टर में कुछ हदीसें हैं हमारे पास कि हमने अपने शियों के लिए खुम्स माफ़ कर दी, दुरुस्त। इस उन्वान के तहत कुछ हदीसें जमा की गई हैं जो आइमा से नकल हुई हैं कि हमने अपने खुम्स शियों के लिए माफ़ कर दी। अब जब ये हदीस अवाम के हाथ में आती है तो वो अवाम जो पहले से ही फ़ुक़हा से बदज़न है, जो फ़ुक़हा को अहमियत देने के लिए वैसे ही तैयार नहीं है, जब इस हदीस को देखते हैं तो उनका अक़ीदा और मज़बूत हो जाता है, कमज़ोर नहीं होता, मज़बूत हो जाता है कि हम तो पहले ही कहते थे। इन लोगों ने अपने खाने पीने के लिए सारे सिलसिले शुरू किए हुए हैं। ये देखो जी, हदीस तो ये कह रही है, छठे इमाम तो ये कह रहे हैं कि हमने माफ़ कर दिए, और आगा सिस्तानी कहते हैं कि नहीं, वाजिब है खुम्स देना। अब वो ये नहीं देखते हैं कि ये एक हेडिंग के अंदर मसलन 2-4 हदीसें आई हैं, अब बाकी हदीसें उठा के देखें, इस 2-4 हदीसों के मुकाबले में 200 हदीसें मौजूद हैं जो कह रही हैं खुम्स दो। उनकी निगाहों में वो 200 हदीसें नहीं आएंगी, वो इस 2 हदीसों को पकड़ेंगे और ये अब चाकू आ गया बच्चे के हाथ में, अब जिसके पेट में भी उतार दे उसकी मर्जी है, उसको तो पता ही नहीं ना कि इसका होता क्या है। लिहाजा वो वही हाल करते हैं जो होना चाहिए, कि फ़ुक़हा का बेड़ा गर्क करके रख देंगे, इज्तिहाद के ख़िलाफ़ बातें शुरू कर देंगे और इसी चीज़ को प्रोपोगेट करेंगे अपने मज़मूम इरादों को मजबूत करने के लिए। इसी किस्म का मसला कुछ यहां पे भी है। बाज़ रिवायतों में आइमा अलैहिस्सलाम से ये पूछा गया कि मौला इस इद्दत की वजह क्या है, क्यों औरत इद्दत रखती है? तो इमाम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ताकि नसब मखलूत ना हो जाए, ताकि नसब मखलूत ना हो जाए। इस नसब की हिफाजत के लिए औरत के ऊपर इद्दा रखा गया है, ताकि इस टाइम में तय हो जाए कि ये औरत हामला है या हामला नहीं है, अगर है तो ये बच्चा किसका है, ये सारी बातें क्लियर हो जाएं, इसलिए औरत के लिए इद्दा रखा गया है। ये रिवायतों के अंदर मौजूद है। अब आज की दुनिया में अल्ट्रासाउंड और पता नहीं अला बला कैसे टेस्ट वगैरह मौजूद हैं कि जिनके ज़रिए आप तलाक से पहले ही तय कर सकते हैं कि ये औरत हामला है या नहीं है। तो अब अगर इद्दा रखा जाए तो क्यों रखा जाए भाई? इमाम ने तो कहा था कि इद्दा इसलिए होता है जब तय हो गया कि ये औरत के अंदर नसब की कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी, इसलिए कि मतलब फ़र्ज़ करें ये तलाक से पहले ही तय हमने कर लिया, टेस्ट वेस्ट करवा लिए और रिपोर्ट सारी क्लियर आ चुकी है कि ये हामला नहीं है, तो अब क्या मसला है भाई? अब क्यों जो है इसको 3 महीने तक जो है रोका जा रहा है मसलन? ये भी यही मुश्किल है यहाँ पे भी। अब ये एक रिवायत है और ये जो बयान हुई है ये हिकमत है, इल्लत तो नहीं है। इल्लत और हिकमत में फ़र्क है। इल्लत जो होती है उस चीज़ को कहते हैं कि हुक्म उसके गिर्द चक्कर लगा रहा होता है कि ये इल्लत होगी तो हुक्म होगा, इल्लत नहीं होगी तो हुक्म नहीं होगा। मसलन मिसाल के तौर पे बाज़ रिवायतों में इल्लत बयान की गई है कि शराब हराम है लिअन्नहु मुस्किर, क्योंकि वो नशे आवर है। अब ये पता चल गया ना हमें कि हराम होने की इल्लत क्या है? नशा। लिहाजा जहाँ जहाँ नशा होगा वहाँ वहाँ हुर्मत आ जाएगी, जहाँ नशा नहीं होगा वहाँ हुर्मत नहीं आएगी। अक्सर औक़ात फ़ुक़हा इस बात के कायल हैं कि रिवायतों में अक्सरन इल्लत नहीं होती है,
हाँ कहीं तय हो जाए कि ये इल्लत है तो ठीक है, लेकिन अक्सरन इल्लत नहीं होती, हिकमत होती है, फ़लसफ़ा होता है उसका। अब ये फ़लसफ़ा मुमकिन है एक से ज़्यादा भी तो किसी चीज़ की फ़िलासफ़ीज़ हो सकती है ना। आप एक काम अंजाम दे रही हैं, उसकी कई वजूहात हों, किसी ने पूछा, आपने गले से उतारने के लिए कोई एक वजह उसको बता दी। अब आपने तो कोई एक वजह बताई है, लेकिन ये ही तो होलसेल नहीं थी, इसके अलावा भी वजूहात थी आपके जहन में। मतलब फ़र्ज़ करें आप यहाँ आती हैं, दुरुस्त, कोई आपसे पूछे जी आप यहाँ क्यों जाती हैं, अपना सारा इतवार क्यों गारत करती हैं, आपने कहा मतलब आपके जहन में यह है कि जी आप इल्म हासिल करना चाहती हो, एक हिकमत यहाँ आने की है कि आप तहसील इल्म करें। एक फ़लसफ़ा आपका शायद ये भी हो कि इस तहसील इल्म के बाद आप ज़ाकरी भी सीखें और जाके लोगों तक नशर भी करें, दुरुस्त। हालांकि फ़र्ज़ करें ये दो वजूहात आपके जहन में थी, किसी ने पूछा, आपने कोई एक बता दी, दुरुस्त। अब कोई एक बता दी, मतलब फ़र्ज़ करें कि दरमियान में कोई ऐसा महीना आया जिस दिन आपकी क्लासें नहीं हो रही लेकिन ज़ाकरी की क्लास हो रही है, पढ़ाने की तहसील इल्म वाली क्लास नहीं हो रही लेकिन ज़ाकरी वाली क्लास हो रही है। आपने किसी को बताई वजह क्या, तहसील इल्म की, तो वो आपसे एतराज़ करे जी आपने तो तहसील इल्म का था, आजकल तो कोई टीचर ही नहीं है वहाँ पर, तो फिर आप क्यों जा रही हैं अभी भी, फिर आप अभी भी क्यों जा रही हैं। तो वो तो आपके जहन में था ना, आपको पता था कि भाई एक वजह थोड़ी थी, वो तो आपको गले से उतारने के लिए मैंने कही थी। दो चार चीज़ें थी जो मिलकर वजह बन रही थी जिसकी वजह से मैं यहाँ आ रही थी। हालांकि एक चलो नहीं भी अगर हो रही तो बाकी चीज़ें तो मिल रही ना मुझे, इसलिए मैं अभी भी आ रही हूँ। यही चीज़ हिकमत के अंदर, ये हिकमत होती है कि हिकमत के गिर्द हुक्म चक्कर नहीं लगा रहा होता। आपका आना तहसील इल्म के गिर्द चक्कर नहीं लगा रहा था कि हो तो आएंगी, नहीं हो तो नहीं आएंगी, बल्कि ये भी है, ज़ाकरी क्लास भी है, मुमकिन है फ़र्ज़ करें आपके हिसाब से एक अच्छा इदारा है, मजबूत तरीके से यहाँ पर सहूलतें और जो दूसरी यहाँ पर मौजूद हैं उसके हवाले से भी, ये तीन चार चीज़ें थी आपके जहन में, आपने एक बता दी, अब एक नहीं हुई तो कोई आपका गिरेबान नहीं पकड़ सकता कि जी अब जब वो नहीं हो रहा तो अब आप क्यों जा रही हैं, इसलिए कि आपके जहन में पीछे कुछ और चीज़ें भी मौजूद थी और वो अभी भी मिल रही हैं आपको। यही चीज़ होती है, हिकमत इसको कहते हैं। बस हिकमत के अतराफ़ में हुक्म घूम नहीं रहा होता, लिहाजा हो सकता है कि हिकमत ना भी हो जो बयान की गई है और हमारे सामने आई है, लेकिन हुक्म उसके बावजूद बाकी रहे। तहसील इल्म नहीं भी हो रहा मगर आपका आना कंटिन्यू रहे, इसलिए कि आप ज़ाकरी की क्लास जा रही हैं, या और मसलन जो सहूलतें अगर फ़र्ज़ करें यहाँ एक लाइब्रेरी अच्छी बनी हुई है कि आप अपने फ्री टाइम में लाइब्रेरी से इस्तेफ़ादा कर सकती हैं, ये भी एक वजह थी आपके यहाँ आने की। मसलन मुमकिन है ना ज़ाकरी हो रही हो ना तहसील इल्म हो रहा, लेकिन लाइब्रेरी खुली हो, आप अभी भी लाइब्रेरी से इस्तेफ़ादे के लिए आ जाती हूँ, तो मुख्तलिफ़ चीज़ें उसके अंदर आ सकती हैं। ये हिकमत है, इद्दा ना रखने की हिकमत है, इल्लत नहीं है। जब हिकमत है तो ये ना भी हो, मुमकिन है खुदा के जहन में कुछ और भी हो जो हम तक ना पहुँचा हो, लिहाजा बाकी इतनी सारी और रिवायतें इस एक रिवायत के मुकाबले में जो मौजूद हैं जो कहती हैं हर हालत में औरत को इद्दा रखना है, उसकी वजह से इद्दत फुक़हा कायल है कि इद्दत इसको फिर भी रखनी पड़ेगी। लिहाजा ये मुश्किलात खड़ी होती हैं कि इस किस्म के जब तर्जुमे हो जाते हैं तो फतवों के मुकाबिल में हदीसें लाना लोग शुरू कर देते हैं कि जी फतवा तो ये बता रहे हैं, आप हदीस तो ये कह रही है। अब एक फ़क़ीह इज्तिहाद कोई आसान चीज़ नहीं है कि हम कहें कि यार ये तो कोई हमारी समझ में आ रही तो आगा सीसानी की समझ में बात क्यों नहीं आ रही। वो जो उनकी समझ में आई है वो आप सोच भी नहीं सकती, इसलिए कि वो जहाँ जिस नतीजे तक पहुँचे उन्होंने 10 मराहिल को तय करने के बाद यहाँ तक नतीजा निकला है। आपने माशाल्लाह अपने इल्म लदुनी से फ़ैसला कर दिया, उनके पास है नहीं इल्म लदुनी, मुश्किल ये है। लिहाजा वो अपने पूरे प्रोसेस जो गुज़रता है उससे गुज़र कर एक फ़तवे तक पहुँचते हैं। इसलिए कोशिश करें कि इस किस्म के एतराज़ात के जो फतवों को के मुकाबिल में अगर हदीस आपके सामने आती तो उसको मंशा एतराज़ करार ना दें, उसकी वजह से फ़ुक़हा के ऊपर एतराज़ ना करें कि जी ये कैसे इन्होंने ये कह दिया जबकि रिवायत तो ये कह रही है। इसलिए कि उसके मुकाबिल में भी और बहुत इत्तफ़ाक़ की बात है। मैं आज जब ये यहाँ आने के लिए मैंने ज़रा आगा सिस्तानी की साइट खोली, मैंने कहा देखें इस्तिफ़्ताहत में उन्होंने क्या बातें की हैं। किसी ने एक सवाल पूछा हुआ था कि ये अब बहुत एग्जैक्टली मेरे जहन में नहीं है लेकिन मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ, इसी तरह की बात थी उसमें
कि ये जो आपने फतवा दिया है, तो जिस फतवे के अंदर, जिस रिवायत के अंदर यही बात आपने बयान की है, वो रिवायत सनद के एतबार से कमज़ोर है, और जो सनद के एतबार से मजबूत है उसके अंदर ये बात नहीं है जो आप बयान कर रहे हैं, तो फिर आपने फतवा कैसे दिया? सवाल किया हुआ उनसे। फिर आगा ने एक दूसरी रिवायत का रेफरेंस दिया और उसको बताया कि ये रिवायत मौजूद है, इसमें ये जुमला आया है, इस जुमले से ये नतीजा निकल रहा है, और इस नतीजे के बेस पर ये फतवा बनता है जो मैंने बयान किया है। अब काश आप लोगों को अरबी आती होती तो मैं आपको रेफरेंस देता, आप जाके पढ़ें तो आपको अंदाज़ा हो कि इज्तिहाद होता क्या है। इज्तिहाद सिर्फ रिवायत देख के एक रिवायत पे इक्तफा करने का नाम नहीं है। उस चैप्टर में जितनी भी रिवायतें आती हैं सबको गौर किया जाता है और सबके बाद नतीजा निकाला जाता है। असल तो इज्तिहाद वो है, अगर आप मुझे खुद बताएं, इंसाफ से बताएं, अगर हर रिवायत 2 + 2 4 वाली हो तो फिर इतना इज्तिहाद के ऊपर इन्फसाइज करने की ज़रूरत क्या है? अगर हर कुछ बहुत क्लियरली, वाज़े साफ साफ, बग़ैर किसी टकराव के हर मसला रिवायतों में यूं ही मौजूद हो, तो फिर तो हम और आप सभी फ़क़ीह हों। इतना तो हम यार, इतना तो हम भी कर सकते हैं, ऐसे इतने गए गुजरे तो नहीं हैं। अब 3-4 साल से अगर आ रही हैं यहाँ पर, इतना तो आपने भी सीख लिया होगा कि आप तो उसके बगैर भी इतना माशाल्लाह इज्तिहाद कर लेती हैं, तो इतना तो हतमन कर सकती हैं। और जब आप कर सकते हैं तो हम भी बिलाखिर कुछ ना कुछ तो हम भी कर सकते हैं। लिहाजा फिर इज्तिहाद की कोई अहमियत ही बाकी नहीं रह जाती। ये जो इतनी ताकीद की गई है इज्तिहाद को, एक ख़ास तौर पे गैबत के ज़माने में इसको अहमियत दी गई है। मन काना मिनल फ़ुक़हा साइनन लिनफ़्सिही हाफ़िज़न लिदीनिही मुख़ालिफ़न लिहवाहु मुतीअन लिअम्रि मौलाहु फ़लिल अवाम अन युक़ल्लिदूहु, या व अम्मल हवादिसुल वाक़िया फ़रजऊ फ़ीहा इला रुवात अहादीसिना फ़इन्नहुम हुज्जती अलैकुम व अना हुज्जतुल्लाहि अलैहिम। ये जो इतनी ताकीद की गई है, ये क्यों? इसका मतलब ये कि इज्तिहाद सिर्फ इसका 2 + 2 4 का नाम नहीं है। कहीं पे 2 + 2 5 आ जाते हैं, उसको हल करना कि ये कैसे 5 बन गए 2 + 2। असल मसला तो इज्तिहाद का यहाँ आता है कि जो इस किस्म के मवारिद हैं जहाँ पे रिवायतें बहुत ज़्यादा टकराव वाली रिवायतें हैं। शायद आपने सुना हो नमाज जुमा वो मोरिद है कि जिसके बारे में वजूब के फतवे भी मौजूद हैं गैबत के ज़माने में, इस्तेहबाब के फतवे भी मौजूद हैं, मुबाह के फतवे भी मौजूद हैं, हुर्मत के फतवे भी मौजूद हैं, और कराहियत के फतवे भी मौजूद हैं। यानी अहकाम खमसा में से हर हुक्म मौजूद है। आप सोचें रिवायतें कैसी होंगी इसके बारे में। जहाँ आप देखें वजूब और हुर्मत दोनों 2 कॉर्नर हैं बिल्कुल, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। अब एक फ़क़ीह बैठा हुआ है, एक रिवायत कह रही है वाजिब, एक रिवायत कह रही है हराम। अब उसका हुनर यहाँ आता है सारा। अगर सब रिवायतों में वजूब आ जाता तो मैं और आप भी वजूब का फतवा दे सकते थे, लेकिन एक रिवायत कह रही है वाजिब है, एक रिवायत से समझ में आ रहा है मुस्तहब है, एक रिवायत से समझ में आ रहा है मकरूह है, एक रिवायत से समझ में आ रहा है मुबाह है, एक रिवायत से समझ में आ रहा है हराम है। अब ये 5 रिवायतें लेकर जब बैठेगा फ़क़ीह और फिर नतीजा निकालेगा, तो ये है असल इज्तिहाद। और ये सिर्फ, ये मैंने एक मिसाल दी आपको, ये एक मोरिद नहीं है, इला माशा अल्लाह मवारिद ऐसे फ़िक़्ह के अंदर मौजूद हैं। तो अर्ज़ खिदमत ये है कि ऐसी औरत पर भी इद्दा है कि जो औरत उस स्टेज पे है कि जिसमें उसको खून आना चाहिए, लेकिन इत्तफ़ाक़न किसी बीमारी की वजह से या किसी भी वजह से नहीं आ रहा, और उसके इज़्दिवाजी ताल्लुक़ात भी कायम हुए हैं, तो अगरचे हमारी अक्ल तो यही कह रही है कि इद्दा नहीं होना चाहिए, या वो औरत कि जिसने अपना रहम निकलवा दिया हो, ऑपरेट करवा लिया हो, तो अब तो वो माँ बन ही नहीं सकती ना। तो हमसे अगर आप आके पूछें, या अगर अबू हनीफ़ा से पूछा जाता, वो कहता जी इस पे तो इद्दा है ही नहीं, क्योंकि बाज़ औक़ात हम लोग भी अबू हनीफ़ा वाला काम करते हैं। वो कहता जी इस पे तो इद्दा है ही नहीं, इसलिए कि रहम ही नहीं है। जहाँ जो असल मौजू होता है जिसकी वजह से एक औरत माँ बनती है, वो है ही नहीं इसके अंदर, तो ये क्या माँ बनेगी? जब माँ ही नहीं बन सकती तो फिर इद्दा किस बात का, क्योंकि वो तो नसब की वजह से था। लेकिन तकरीबन आगा खुई, खुमैनी, सिस्तानी, इन तमाम फ़ुक़हा का नज़रिया ये है कि नहीं, इस पर भी इद्दा है, इसलिए कि ये इल्लत नहीं है, ये हिकमत है। दुरुस्त जी। अब जो मसला आता है वो ये है कि मकदार कितनी है इद्दे की।
इद्दा तलाक की कितनी मकदार है। देखें, 3 तरह की औरतें हैं हमारे पास। एक वो औरत जो पहले हम तकसीम करें कि या तो औरत नॉर्मल है यानी उसका जो सर्कल है इसका वो नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चलता है। हर महीने जो 6-7 दिन, 5 दिन, 4 दिन, 3 दिन से ज़्यादा 10 दिन के अंदर अंदर तक का पीरियड कोई ऐसा है कि जिसमें उसको पीरियड्स आते हैं और फिर वो नॉर्मल तरीके से यानी वो चल रही है। एक ये औरत है कि जो नॉर्मल औरत है। एक इसके मुकाबले में वो औरत है कि जो नॉर्मल नहीं है, यानी मेंटली नहीं, फिजिकली। बाद में घूरना शुरू कर दिया मुझे। मेंटली नहीं, फिजिकली, यानी ये जो पीरियड है उसका या तो आता ही नहीं है या डिस्टर्ब है। दुरुस्त? या औरत नॉर्मल है उसकी मेंसेस या एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल की भी 2 किस्में बन जाएंगी, या तो बिल्कुल ही नहीं आता, कि जिसकी मिसाल अभी मैं दे भी रहा था, या नहीं आता है लेकिन उसका पीरियड डिस्टर्ब है। मतलब बाज़ औक़ात हैं, बाज़ ऐसी ख़वातीन 5-5, 6-6 महीने नहीं आता, या 5-5, 6-6 महीने में एक दफ़ा देखती हैं, या इस टाइप की कोई चीज़ है। तो इसमें अब ये 3 तरह की औरतें हो गई। अच्छा, इसके बाद एक तकसीम और भी इसमें दखालत रखती है, वो ये कि या ये औरत हामिला है या ये औरत गैर हामिला है, जिसको तलाक हो रही है, या ये हामिला है या हामिला नहीं है। औरत का इद्दा 3 हैज़ हैं। अब जारी बात है ये 3 हैज़ उसमें होगा कि जिसका हैज़ नॉर्मल है। औरत का इद्दा 3 हैज़ है। 3 हैज़ से मुराद ये है कि जैसे ही तीसरा हैज़ इसका शुरू होगा इसका इद्दा ख़त्म हो जाएगा। यानी 3 हैज़ से मुराद ये नहीं है कि तीसरा हैज़ ख़त्म हो। फ़र्क पड़ जाता है आप कहें यार क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन 8-9 दिन का भी मुमकिन है फ़र्क पड़ जाए। शुरू होते ही ख़त्म हो जाए तो 8-9 दिन पहले ख़त्म हो रहा है। हैज़ ख़त्म होने के बाद ख़त्म होगा तो इसका मतलब है 8-9 दिन बाद ख़त्म होगा। अब देखें, अगर नॉर्मल सूरत हाल हो तो 8-9 दिन पहले ख़त्म हो या 8-9 दिन बाद ख़त्म हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बाज़ औक़ात सूरत हाल ऐसी बन जाती है, सिचुएशन ऐसी हो जाती हैं कि शादी उसको करनी है, वो 8-9 दिन के ऊपर बहुत डिफरेंस आ सकता है। इस एतबार से कि मतलब फ़र्ज़ करें जिस तरह बाहर के मुल्कों में जिन बच्चियों ने जाना होता है तो मुश्किल हो सकती है कि जी अगर 8-9 दिन पहले हो जाए, लड़का आया हुआ है, शादी हो जाए, तो मसलन वो 8-9 दिन के अंदर अंदर आपके कुछ ना कुछ पेपर्स चेंज होने के काम हो सकते हैं। और अगर 8-9 दिन तक आखिर तक जो है 9 दिन, मतलब फ़र्ज़ करें 9 दिन का सर्कल है, 9 दिन 7वें दिन पे उसने चले जाना है, तो जब 7वें दिन में चले जाना है तो उससे पहले तो अक़्द नहीं हो सकता। जब अक़्द नहीं हो सकता तो पेपर चेंज का मरहला तय है। तो ये बाज़ औक़ात इस किस्म की चीज़ें फ़र्क पड़ जाती हैं कि 8-9 दिन पहले और 8-9 दिन बाद में फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन फ़िक़ही तौर पे और शरई तौर पे जैसे ही तीसरा हैज़ इसको आएगा तो इसका इद्दत जो है वो पूरी हो जाएगी। और तीसरा यानी फिर उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हैज़ ख़त्म होने का इंतज़ार, क्योंकि निकाह के लिए शर्त नहीं है कि हैज़ में ना हो, तलाक के लिए शर्त है हालत हैज़ में ना हो, लेकिन निकाह के लिए शर्त नहीं। लिहाजा तीसरा हैज़ शुरू हुआ, अगले ही दिन वो चाहे तो सीगा अक़्द किसी से भी पढ़ सकती है। ये और बात है कि ताल्लुकात कायम करना हराम होगा, वो अलग बहस है, लेकिन सीगा निकाह के जारी होने के एतबार से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और निकाह सही हो जाएगा। अच्छा, ये तकरीबन आगे खुई का भी यही मसला है और आगे सीस्तानी का भी कमोबेश यही मसला है। अच्छा, अलबत्ता एक तफसील दी है आगे सीस्तानी ने। अब आगे खुई वगैरह के अंदर ये तफसील मौजूद नहीं है, इसलिए बज़ाहिर तो लग रहा है कि उनके हिसाब से ये नहीं है और उनका नतीजा कुछ और बन जाएगा। वो मैं अर्ज़ करता हूँ, पहले आगा सीस्तानी की तफसील आप देख लें, वो क्या कहते हैं। आगा सीस्तानी ये कहते हैं कि वो औरत के जिसको 2 हैज़ के दरमियान जो फासला है, अगर वो 3 महीने से कम है, 2 हैज़ के दरमियान जो उसका फासला है, अगर वो
3 महीने से कम है तो फिर तो इसका वही तीसरा हैज़ शुरू होगा, तो इसका इद्दा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर इसका फासला 3 महीने से ज़्यादा है, कम नहीं है, तो फिर इसका इद्दत जो है वो महीनों वाली बन जाएगी, हैज़ों वाली नहीं बनेगी। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? देखें, चलें पहले मैं एक मसला और बताता हूं आपको, उसके बाद इसको सुनिएगा। इद्दत जो है वो 2 तरह की है। मयार, इद्दत का मयार 2 तरह का है। कुछ ख़वातीन की निस्बत इद्दत का मयार अय्याम आदत है, और कुछ ख़वातीन की निस्बत इद्दत का मयार अय्याम आदत नहीं है बल्कि 3 महीने है, फिक्स है, 3 महीने इसको इद्दत रखनी है। तो इद्दत 2 तरह की हो गई, महीनों वाली और अय्याम आदत वाली। दुरुस्त? समझ में आई बात? आगा सिस्तानी ये कहते हैं कि अगर 2 हैज़ों के दरमियान का जो फासला, मतलब फ़र्ज़ करें एक औरत को हैज़ आता है, फिर जब दूसरा हैज़ आता है, तो इन दोनों के दरमियान जो फासला है वो 3 महीने से कम है, तो इसको हैज़ों वाली इद्दत रखनी है। और अगर फासला 3 महीनों से ज़्यादा है तो इसको महीनों वाली इद्दत रखनी है। अब समझ में आई बात? अब यहीं से शुरू करना पड़ेगा। औरत 2 तरह की है, ठीक है? एक औरत वो है कि जिसके जो अय्याम आदत हैं, दुरुस्त, ये अय्याम आदत जो 2 हैज़ हैं उसके, उनके दरमियान जो फासला, मतलब एक हैज़ ये है और दूसरा हैज़ ये है, ये जो दरमियानी फासला है, वैसे शरीयत के एतबार से कितना फासला है? 10 दिन। 10 दिन से कम नहीं होना चाहिए, मिनिमम 10 डेज़। लेकिन इस औरत का फासला 3 महीने, मतलब फ़र्ज़ करें 2 महीने है, यानी हर 2-2 महीने बाद ये खून देखती है, ठीक है? एक मर्तबा ये है कि जिसके ये जो फासला है ये 2 माह से ज़्यादा, मतलब 3 माह से ज़्यादा है, यानी आगा सीसानी के 3 महीने से कम या 3 माह से ज़्यादा, ठीक है? 3 महीने से कम है या 3 महीने से ज़्यादा है 2 खून के दरमियान फासला। यानी अगर जनवरी में उसने देखे तो अब ये मतलब फ़र्ज़ करें अप्रैल में जाके देखेगी, या मतलब मिड मार्च में जाके देखेगी, कि मतलब नहीं, मार्च के बाद ही जाएगा, कि 3 महीने का मतलब ये कि जनवरी, फरवरी, मार्च के बाद जाएगा, उसका मतलब अप्रैल में जाके देखेगी। तो 3 महीने से ज़्यादा का फासला है। आगा कहते हैं कि जिसका 3 महीने से कम वाला है तो उसका मयार हैज़ है, 3 हैज़। 3 हैज़ बेईन माना कि तीसरा शुरू होते ही इद्दत ख़त्म। दुरुस्त? जिसका खून का सर्कल जो है 3 महीने से कम का है उसका मयार यही है, 3 हैज़ ही है, ठीक है? तीसरा शुरू होगा, अब चाहे मतलब फ़र्ज़ करें 8 महीने बन जाए, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको इद्दत इसी तरह रखनी है, उसकी इद्दत इसी पे ख़त्म होगी, मयार उसके लिए ये रहेगा। लेकिन जिसका 3 महीने से ज़्यादा है उसका मयार फिर 3 माह है, उसकी इद्दत 3 हैज़ नहीं है बल्कि 3 माह है। दुरुस्त? यानी उसको 3 महीने परहेज़ करनी है इस बात से कि वो दूसरी शादी नहीं कर सकती। इद्दत का मेन हमो गम दूसरी शादी है, अगर जो कुछ और शरई वज़ाइफ भी हैं उसके अंदर, लेकिन जो बड़ा हदफ है इस इद्दत का, जो मैंने अभी भी शुरू में जो कहानियाँ सुनाई हैं, वो यही है कि ये औरत दूसरी शादी ना करे, इस टाइम पीरियड में दूसरी शादी ना करे। दुरुस्त? अब ये समझ में आई बात? सबकी आ गई समझ में, जिनको नहीं आई थी उस वक्त? बस या मयार 3 हैज़ है या मयार, तो आगा कहते हैं कि जिसका सर्कल 2 महीने से 3 महीने से कम है उसका मयार हैज़ है, और जिसका सर्कल 3 महीने से ज़्यादा है उसका मयार 3 महीने है। उसको 3 महीने इद्दत रखनी होगी,
और दूसरी वाली को 3 हैज़ इद्दत रखनी होगी। ये एक तफसील दी है। अब ये तफसील आगे खुई के अंदर नहीं है, आगे सिस्तानी खुमैनी में नहीं है। तो उसका नतीजा तो ये निकल रहा है कि अगर इसका 3 महीने से ज़्यादा भी है और सर्कल है, एक मरतबा ये कि आते ही नहीं है, मूड हुआ आ गया, नहीं मूड हुआ तो 2-2 साल नहीं आया, तो ये तो फिर 3 महीने पे आ जाएगी। लेकिन जिसका एक सर्कल बना हुआ है वलो टाइम पीरियड ज़्यादा ही हो, तो आगे खुई और आगे खुमैनी के कलिमात से जो समझ में आता है वो यही समझ में आता है कि इस औरत को हैज़ ही इद्दा बनाना पड़ेगा। लिहाजा मैक्सिमम ये होगा कि इसका इद्दा फ़र्ज़ करें 12 महीने का हो जाएगा, पूरा साल इसको इद्दत में गुजारनी पड़ेगी, लेकिन करना पड़ेगा। यानी आगे खुई और खुमैनी ने ऐसी कोई तफसील नहीं दी है और उन्होंने कुल्ली तौर पर और मुतलकन लिखा है कि जिसको खून आता हो उसका इद्दा यही है कि 3 हैज़ आएंगे तो तीसरा हैज़ आते ही उसका इद्दा ख़त्म हो जाएगा। दुरुस्त जी। ये तो वो औरत हो गई कि जिसका इद्दा हैज़ के एतबार से तय होगा। वो औरत कि जिसको हैज़ ही नहीं आता और वो उस एज में है कि जिसमें हैज़ आना चाहिए, उसका इद्दा 3 माह का है। अब सवाल ये है कि ये माह कौन से माह हैं, क्योंकि चंद दिनों का इसमें भी फ़र्क पड़ सकता है। हलाली यानी कमरी माह हैं या इंग्लिश माह हैं, तो इसमें फरमाते हैं आगायून तकरीबन तीनों का नज़रिया यही है कि ये कमरी माह हैं। अच्छा, अब इसकी कैलकुलेशंस किस तरह होंगी? देखें, अगर तो बिल्कुल पहली ही तारीख को हुआ हो तो कैलकुलेशन आसान है। जैसे ही तीसरा कमरी महीना ख़त्म होगा, अब चाहे तीनों 29 के रहे हों, चाहे जो भी सूरत हाल रही हो, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसका इद्दा तमाम हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं दरमियान से स्टार्ट हो, मतलब फ़र्ज़ करें तलाक हुई है 10 तारीख को, 10 अला रबीउल अव्वल को, अब मसला ये है कि 10 रबीउल अव्वल को इसकी तलाक हुई है, तो अब 10 रबीउल अव्वल यानी किस तरह कैलकुलेशन होगी? 10 रबीउल अव्वल से 10 रबीउल सानी, 10 रबीउल सानी से 10 जमादुल अव्वल, 10 जमादुल अव्वल से 10 जमादुल सानी। आया यूँ कैलकुलेशन होगी या नहीं? दरमियान के जो 2 महीने हैं वो तो अपने हिसाब से चलेंगे। हमने तो अभी 30 की कैलकुलेशंस किए ना। खूब, अर्ज़ खिदमत ये है कि देखें, फ़र्ज़ करें कि 10 रबीउल अव्वल को होती है तलाक। एक तरीका तो ये कि हम 10 से 10 फिर 10, 3 महीने है ना, ये 1 महीना, ये दूसरा महीना और ये तीसरे 10, रबीउल अव्वल से रबीउल सानी, जमादुल अव्वल और जमादुल सानी। अब ये हो गए 3 महीने आपके। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से आपने 30 को कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है ना। लिहाजा एक तरीका तो ये है कि आप 10 करते रहें तो 10 को आप फारिग, दुरुस्त। दूसरा तरीका ये कि नहीं, ये जो दरमियान के 2 महीने ये तो अपने हिसाब से ही चलें, और कम वाले महीने को जो इसमें कमी थी इसको हम 30 दिन के हिसाब से पूरा करें। लिहाजा ये अगर दोनों 29 के हैं तो 29 के रहें, और उसके हिसाब से फिर ये जो इसमें 20 दिन फ़र्ज़ करें कम थे तो 20 दिन हम 10 दिन कम थे तो 10 दिन हम यहाँ से ऐड कर लें, तो मुमकिन है ये शायद 8 को भी ख़त्म हो जाए, मुमकिन है 9 को ख़त्म हो के 20 के महीने 29 के हैं या 30 के हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा तरीका ये है, लेकिन इन्होंने बेहतर यही करार दिया है एहतियात के मुताबिक कि इसको आप 30 दिन के हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कर लें तो आपका जो है वो 45 दिन नहीं बल्कि 30 और 30 90 दिन जो है आपका इद्दा बन जाएगा, और 90 दिन के बाद आप फारिग हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करें। यानी इसमें जो कमी है वो आपको चौथे महीने से पूरी करनी पड़ेगी, इसकी कमी चौथे महीने से पूरी हो जाएगी और आपका इद्दा जो है वो फिर तमाम हो जाएगा। ये खुलासा ये कि मयार जो है वो कमरी महीने हैं, खुम्स वाला हिसाब नहीं है कि जिसको मर्ज़ी आप करार दे दें। खुम्स में ये है ना कि आपको साल की कैलकुलेशन करनी है तो किस महीने के हिसाब से या किस साल के हिसाब से, वहाँ पर तकरीबन फ़ुक़हा ने कहा कि इख्तियार है आपको, चाहे आप कमरी करार दें चाहे आप अंग्रेज़ी करार दें।
लेकिन यहाँ पर ऐसा ऑप्शन नहीं है। ये हतमी तौर पर 3 कमरी महीने ही आपकी कैलकुलेशन में आने चाहिए। ये तो हो गया जनाब अली ये मसला। यहाँ तक समझ में आ गई सारी बात। बस इद्दत हमारी या 3 हैज़ या 3 महीने, ठीक है। अब एक और जो तकसीम की थी कि ये औरत जिसको तलाक दी जा रही है या हामला है या गैर हामला है। अगर तो गैर, ये जो मसले बयान हुए ये गैर हामला के मसले थे कि अगर औरत हामिला नहीं है तो उसका यही कैलकुलेशन है जो अर्ज़ की आपकी खिदमत में। लेकिन अगर औरत हामिला है तो उसकी कैलकुलेशंस कैसे होंगी? कहते हैं उसकी कैलकुलेशन का तरीका ये है कि इन दोनों में से, किन दोनों में से, अब फिर वही वाली बात आएगी कि ये औरत नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, आता है बिल्कुल नहीं आता है, सर्कल छोटा है सर्कल बड़ा है, जो भी तफसीलात आपने पढ़ी हैं। जिस कैटेगरी की भी औरत है, या उसको हैज़ वाला इद्दा रखना है या उसको महीनों वाला इद्दा रखना है, तो चाहे हैज़ वाला, अगर हैज़ वाला रख रही है तो हैज़ वाला और वज़े हमल इन दोनों में से जिसकी मुद्दत ज़्यादा है। अगर महीनों वाला रख रही है तो महीनों वाला और वज़े हमल जिसकी मुद्दत ज़्यादा है वो उसका इद्दा बनेगा। लिहाजा फ़र्ज़ करें कि तलाक के 1 महीने बाद वज़े हमल हो गया तो किसकी मुद्दत ज़्यादा होनी चाहिए फिर? 3 हैज़ वाली या 3 महीने वाली। तो उसका इद्दा अभी ख़त्म नहीं हो, यानी वज़े हमल पे इद्दा ख़त्म नहीं हो जाएगा, बल्कि अभी चलेगा वो टाइम पीरियड जब तक पूरा नहीं होगा 3 हैज़ वाला या 3 महीने वाला, उस वक्त तक इसका इद्दा चलता रहेगा। फ़र्ज़ करें बिल्कुल इब्तिदाई हमल में तलाक हुई है और 3-4 महीने बाद जो टाइम उसका गुजरा है तो अभी मसलन 4था-5वां महीना उसका, और वज़े हमल अभी 9 महीने पे होगा, तो कहते हैं फिर इसका इद्दा खुद ब खुद ऑटोमेटिकली वज़े हमल बन जाएगा। यानी जो हामला औरत है हमेशा वज़े हमल उसका इद्दा नहीं है, कभी है कभी नहीं है। यानी जिसका टाइम पीरियड ज़्यादा है, जो आखिर तक जाने वाला है, यानी जो बाद तक चलेगा, वो बाद वाला मेयार बन जाएगा उसका। अगर वज़े हमल अभी तक नहीं हुआ और आगे तक जाना है उसने तो वज़े हमल, और अगर टाइम पीरियड जो आए हैं 3 हैज़ या 3 महीने वो अभी ख़त्म नहीं हुए और वो चल रहे हैं तो वो मेयार बन जाएगा। फिर समझ में आई बात? देखें, एक औरत को तलाक हुई, ठीक है जी, फ़र्ज़ करें 1 जनवरी को तलाक हुई है, नया साल और नया स्टेटस, 1 जनवरी को तलाक हो गई उसको, दुरुस्त। और फ़र्ज़ ये है कि ये औरत हामला भी है। ये है आपका मसलन 3 माह या 3 हैज़। अब जो भी जिस कैटेगरी की भी है, फ़र्ज़ करें ये मसलन यहाँ पर उसका ये वाला टाइम ख़त्म हो रहा है। 3 महीने वाली है तो फ़र्ज़ करें 3 महीने यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं, और 3 हैज़ वाली है तो फ़र्ज़ करें तीसरा हैज़ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इसका, ठीक है। अब देखें वज़े हमल कहाँ हो रही है। अगर वज़े हमल यहाँ है या वज़े हमल यहाँ है, दुरुस्त। अगर वज़े हमल पहले हो गई है और टाइम अभी ख़त्म नहीं हुआ तो ये मेयार है, समझ में आई? और अगर वज़े हमल बाद में और ये टाइम पहले ख़त्म हो गया तो फिर ये मेयार है। बस कभी वज़े हमल मेयार है अगर ये बाद में है, और कभी वज़े हमल मेयार नहीं है अगर ये पहले है। अब समझ में आई? अर्ज़ खिदमत ये है कि पिछली दफ़ा जब ये मसले पड़े थे तो ये गलती उस वक्त भी हुई थी। ये जो मैंने आपको इतनी लंबी कहानी सुनाई है ये वफ़ात के इद्दे की है, ये इद्दा वफ़ात की है। इद्दा तलाक में वज़े हमल है, इद्दा तलाक में वज़े हमल है। कि मैंने कहा ना ये पिछली दफ़ा भी ये गलती मुझसे हुई थी कि इतनी लंबी कहानी सुनाने के बाद जब इसको देखा मैंने तो वो जो है कहानी सुनाने के बाद पता चला कि ये तो तलाक की नहीं है, उसकी है। खैर ये अगले मसले यही आने हैं। इद्दा वफ़ात तो ये यही समझ लें, मुश्किल नहीं है। इद्दा तलाक में वज़े हमल है हामला औरत का, यानी अगर 1 घंटे बाद भी तलाक के वज़े हमल हो जाता है
तो उसका इद्दा ख़त्म हो जाएगा, फिर उसको 3 महीने या 3 हैज़ तक इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर हो गया? ये सारा उल्टा ही ना चलता रहे आपके ज़हन में भी। दुरुस्त? बस तलाक के अंदर हामला औरत का इद्दा वज़े हमल है। जिस वक्त वज़े हमल हो जाए, चाहे 1 घंटे बाद ही हो जाए, तो उसका इद्दा 1 घंटे बाद ख़त्म हो जाएगा, चाहे 2 दिन बाद ख़त्म हो, हत्ता चाहे बिल्कुल इब्तदा था और 9 महीने बाद वज़े हमल होगा तो 9 महीने बाद उसका इद्दा ख़त्म होगा, लेकिन उसका मयार वज़े हमल है। ये जो आपको तफसील दी है मैंने, ये इद्दा वफ़ात में है, इद्दा तलाक में नहीं है। अच्छा जी, हराम मोहब्बत और मुअल्लक़ के अहकाम बता दें। आपने तो 2 जुमले लिख के भेज दिए, आधी तौज़ी पूछ लिया आपने। अब ये इंशाल्लाह देखें किस हद तक आते हैं। असल हुक्म तो है कि जो हराम मोहब्बत है, इसका मतलब है अबदी तौर पर उससे शादी नहीं हो सकती, ख़त्म। यही एक हुक्म है उसका, और क्या हुक्म होना है। और जो हराम मुअल्लक़ है, हराम मुअल्लक़ इस्तेमाल नहीं होता, ये तो लगता है आपने बैठे बैठे कोई इख्तरा किया है लफ्ज़। हराम मोहब्बत और हराम मुअल्लक़ फिर हम इसी को कह सकते हैं कि इद्दा ख़त्म होने तक तो हराम है, लेकिन इद्दे के बाद हुर्मत ख़त्म हो जाती है, तो ये हराम मुअल्लक़ हो जाएगा अब आपकी इस्तिलाह के मुताबिक। तो उसके अहकाम तो ये चल ही रहे हैं कि जब इद्दा ख़त्म हो जाएगा तो शादी हो सकती है, लेकिन इद्दा ख़त्म ना हो तो दौरान इद्दत शादी नहीं हो सकती। और ये अहकाम अभी चल रहे हैं। अभी क्या टाइम हुआ है? अभी 8 मिनट बाकी हैं। दुरुस्त? हालांकि 2-3 1-2 मसले और आ सकते हैं। इसके बाद फरमाते हैं कि अच्छा, ये जो टाइम फ्रेम जो दिया गया है, ये अक़्द दाइम का है। ये टाइम फ्रेम अक़्द दाइम का है, यानी अगर किसी औरत का दायमी अक़्द हुआ हो किसी मर्द से और वो उसको तलाक दे दे, तो ये टाइम फ्रेम है 3 महीने या 3 हैज़। लेकिन अगर अक़्द दाइम ना हुआ हो, कुछ मुद्दत का सीगा पड़ा गया हो, मतलब मुता पड़ा गया हो, और उसके बाद ताल्लुकात कायम हुए हों। देखें, अगर ताल्लुकात कायम नहीं हुए हों, चाहे अक़्द दाइम हो चाहे अक़्द मुता हो, दोनों सूरतों में इद्दा नहीं है। इद्दा का सूरत आती ही उसी सूरत में है कि जब ताल्लुकात कायम हुए हों। अब अगर ताल्लुकात कायम हुए हैं, सीगा हुआ था एक मुद्दत के लिए, ताल्लुकात कायम हुए हैं, अब वक्त ख़त्म हो गया है या मुद्दत बख्श दी है शौहर ने, क्योंकि इसमें तलाक नहीं होती, तो अब इसको भी इद्दत रखनी है। यानी ऐसा नहीं है कि मुता वाली औरत के ऊपर इद्दत नहीं होती, नहीं, उस पर भी इद्दत है। और उसकी इद्दत फरमाते हैं कि वही वाली बात है कि अगर इसको हैज़ आता है तो 2 हैज़, और अगर इसको हैज़ नहीं आता तो 45 दिन, यानी आधा, उस दायमी का आधा है। वहाँ 3 महीने थे यानी 90 दिन, ये 45 दिन हो जाएंगे, यानी उस औरत का आधा। तो अगर उस मुता वाली औरत को इद्दत रखनी है तो या 2 हैज़ है अगर हैज़ आते हों, और अगर हैज़ ना आते हों तो 45 दिन। 2 हैज़ से मुराद भी यहाँ पे यही है कि दूसरा हैज़ शुरू होगा तो इसकी इद्दत ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, एक मसला आता है जो एक गलत फहमी है लोगों की, जब हम ये बात करते हैं ना कि ताल्लुकात कायम हुए हैं या ताल्लुकात कायम नहीं हुए। मतलब फ़र्ज़ करें एक औरत है, 10 साल से उसका शौहर जो है वो मसलन दुबई में है, सऊदीया में है, मस्कत में है, XYZ किसी भी बाहर की दुनिया में घूम रहा है, और 10 साल बाद वो इसको तलाक दे देता है। वहीं से बैठे बैठे उसने सीगा तलाक जारी कर दिया। अब 10 साल से वो मुल्क से बाहर था, तो 10 साल से जारी बात है इसकी मुलाकात नहीं हुई अपने शौहर से। अब सवाल ये है कि इस पर इद्दत होगी या नहीं होगी। अब तक जितने मसले आप लोगों ने जितनी फ़क़ाहत सीखी है, आपकी फ़िक़्ह फ़क़ाहत क्या कहती है कि इस औरत पर कि 10 साल उसका शौहर बाहर रहा और वही बाहर से अपने मुल्क आए बग़ैर ही उसने तलाक जारी कर दी और इसको आज़ाद कर दिया, इस औरत पर इद्दत होगी या नहीं होगी? अर्ज़ खिदमत ये है कि इनका जवाब सही है। अब कौन है मुझे नहीं पता चला, लेकिन जवाब सही है इनका। असल देखें, असल चीज़ ये है कि शादी के बाद चाहे एक दफ़ा भी ताल्लुकात कायम हुए हैं और उसके बाद 20 साल तक ताल्लुकात ना बने हों, फ़र्क नहीं पड़ता, ये कहलाएगी कि ये वो औरत है जिसके ताल्लुकात हुए हैं शौहर से। यानी सिर्फ ताल्लुकात का वजूद में आना इस औरत को उस कैटेगरी में ले जाएगा कि जिसके ऊपर इद्दत आएगी। लिहाजा दरमियान में 10 साल का गैप था रहे,
अब देखें यहाँ पे वही वाली बात है, फ़लसफ़ा तो हमारा क्या कहता है, हमारी अक्लें अगर पूछें और उस रिवायत को देखें जो मैंने हिकमत वाली बयान की, तो 10 साल तक अब जारी बात है बिलाखिर क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। जब ताल्लुकात ही कायम नहीं हुए हैं तो हामला कैसे हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद शरीयत कहती है कि इसको इद्दत रखनी है, क्योंकि वो हिकमत है, वो इल्लत नहीं है कि आप कहें वो नहीं है तो वो भी नहीं होना चाहिए इद्दा। लिहाजा ये एक गलत फहमी हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा है कि वो समझते हैं कि इस औरत पे इद्दा नहीं है, जबकि इस औरत पर इद्दत है। इस औरत को यानी हमें देखना है कि शादी के बाद एक दफ़ा भी अगर ताल्लुकात कायम हुए हैं तो ये वो वाली औरत है कि जिसके साथ उसके शौहर के ताल्लुकात कायम हुए हैं, बस इसको इद्दत रखनी है। चाहे दरमियान में 100 साल का फासला आ जाए और दोनों ने 100 साल तक एक दूसरे की शक्ल ना देखी हो। अलबत्ता ये और बात है कि 100 साल का फासला आने के बाद ये वैसे ही याइसा हो चुकी होगी और याइसा होने की वजह से इद्दा साक़ित हो जाएगा। लेकिन थोड़ा नीचे कर लें, 100 साल लंबे ही हो गए कुछ ज़्यादा, तो मसलन 40 साल तक उसने जो है वो, या 20 साल तक उसने अपने शौहर की शक्ल भी ना देखी हो, उसके बावजूद इसको इद्दत रखनी है, इसलिए कि ये उस कैटेगरी में शामिल हो चुकी है कि जिस औरत के ऊपर इद्दत होती है। दुरुस्त जी। खूब, ये 2 लंबी लंबी कहानियाँ आई हैं, ये तो पूरा ख़त है। ओह, एक सवाल तो ये है कि क्या नमाज वितर से पहले नमाज, हम तलाक करवा रहे हैं और ये इनको नमाज़ों का मसला चला हुआ है, क्या नमाज वितर से पहले नमाज शफ़ पढ़ी जा सकती है? नमाज शफ़ा जो है नमाज वितर से पहले ही पढ़ी जाती है। इस सवाल का मकसद समझ में नहीं आया। अगर किसी को मालूम ना था तो अब तक जो नमाज़ें पढ़ी इस तरीके से पहले, अब देखें जो पढ़ ली वो पढ़ ली, वो गुज़श्ता रसलवात आइंदा, क्योंकि पिछले जाके आप कुछ नहीं कर सकती। लिहाजा जो हो चुका है वो हो चुका है। अल्लाह नीयत, ये वो मुआरिद आती हैं कि जहाँ पर परवरदिगार आलम फिर इंसान की नीयत और इंसान के अमल को मद्देनज़र रखते हुए अजर व सवाब अता करता है। अब ये तो बहुत लंबा सिलसिला है। मेरी 17 साल पहले शादी हुई और शौहर के साथ तकरीबन 6 साल अपने। अच्छा, एक काम करें कि आप में से टाइम तकरीबन हो गया, आज यहीं पे हम ख़त्म कर देते हैं। अगर किसी का और कोई सवाल तो नहीं है। ये क्या, ये भी पकते सालन में अगर खून का एक कतरा गिरे तो क्या सालन नजीस हो जाएगा? जैसे ही खून गिरेगा वो सालन पूरा पूरा नजीस हो जाएगा। लिहाजा इसके अंदर वो मुश्किल खड़ी रहेगी। हाँ, अगर देखें 2 चीज़ें हैं। एक मरतबा जो खून गिर रहा है, नजिस वाला खून गिर रहा है, दुरुस्त, मतलब उंगली कट गई, खून का एक कतरा गिर गया, तो ये तो पूरे सालन को नजिस कर देगा, पूरा सालन आपका ज़ाया हो जाएगा। यानी आप ये कर सकती हैं कि धो धा के मसलन गोश्त वगैरह अगर है या कोई सब्ज़ी वगैरह उसको दोबारा से रीयूज़ कर सकती हैं, लेकिन बिलाखिर ऐसे नहीं खा सकती। दूसरी सूरत यह कि मसलन जब आप खाना पकाती हैं तो बाज़ औक़ात उसमें खून आ जाता है, मसलन ख़ास तौर पे मुर्गी का सालन हो या कलेजी वगैरह टाइप की चीज़ हो। लेकिन यह है कि पकते 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 फिर वो सालन के अंदर घुल मिल के ख़त्म हो जाता है, तो इसको हरज नहीं है खाने में, क्योंकि इसने खाने को नजिस नहीं किया, ये पाक वाला खून है। लिहाजा इसको अगर ये वाला पाक वाला खून अगर घुल मिल के ख़त्म हो जाता है इस तरह से कि अब वो कहला ही नहीं रहा कि इसके अंदर खून है, तो उस खाने को खाने में कोई हरज नहीं है। लेकिन अगर नजिस खून गिरता है तो वो नजिस कर देगा। يا صاحب السماء